स्मॉल पी और कैपिटल एच। इसको मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं बेटा पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इसमें लिखिएगा द पीएच स्केल हैज the pH scale has values from 0 to 14, has values from 0 to 14. फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, neutral substances have a pH of exactly 7. Second point, acids or acidic solutions, acids or acidic solutions, acids or acidic solutions। मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना सबको? यस सर। यस ठीक है, लक्ष्य, सक्षम, श्रीजा, रोहन, सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है? यस सर। खुशी, देवशी, यस सर। दिवस, यस सर। ठीक है, भूमि, यस भूमि सर। आ रही है, आस्था, यस सर। अनुभव, यस सर। ठीक है, और कौन बचा? अनमोल, यस सर। अर्पिता। यस सर। आवाज ठीक से दिखाई दे रही है और ये स्क्रीन पर भी जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, खुशी ठीक से दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, अभी शायद ठीक नहीं होगा, ठीक है, रहने देते हैं इसको। Acids or acidic solutions have a pH of less than 7. Acids or acidic solutions have a pH of less than 7. थर्ड पॉइंट, बेसिस का आपको पता ही होगा कि बेसिस जो है उनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो बेसिस और बेसिक सॉल्यूशंस have a pH of more than 7। सर हाँ जी बताइए। सर इसकी भी कोई सर एक्सप्लेनेशन है कि सर ये पिक्सल 14 तक ही क्यों है? ये क्या है ना कि ये इन्होंने ना एक रेंज बना दी। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो नॉर्मली हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी को भी अगर मान लीजिए कोई भी हमको सब्सटेंस दे रखा है, कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, तो उस सॉल्यूशन में मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको देखने का एक तो ये तरीका है कि आप सीधा सीधा लैब में जाइए और लैब में जाकर उसका आप हाइड्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस करिए। तो उसमें मैं ये देखूंगा कि हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाएंगे और अगर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयंस होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो उनको ना आयंस को देखकर हम बताते हैं कि आयंस की क्वांटिटी कितनी है। तो क्या है कि पीएच जो है, पीएच के लिए दो चीजें आती है। एक तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं पीएच के, और एक होता है पीएच का स्केल होता है। तो स्केल पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली मतलब टोटल जो आपकी वैल्यू है वो 14 तक की वैल्यू होती है उस पर। तो हम पीएच स्केल से भी चेक कर सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। तो मतलब ये
आउट ऑफ द लेबोरेटरी अगर मुझे कोई काम करना है तो उसके लिए हम लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये पीएच स्केल डिफाइन करा गया, ताकि मैं यूज करने से पहले ये देख सकूं कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए वो ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे ओके हम लोग घरों में आरओ यूज करते हैं ना, आरओ वाटर जो हम यूज करते हैं, तो उसमें आप ये देखिएगा कि अ, एक तो प्रोसेस ये है आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस उसको बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जितने भी सॉल्वेंट्स हैं जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उन सॉल्वेंट्स को रिमूव कर देते हैं पानी में से, और फिर जो पानी है वो ड्रिंकेबल हो जाता है हमारे पीने के लिए, फिर वो सेफ होता है। अब दूसरी चीज ये हो गई, आपने देखा होगा कि एक तो बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर एक्वागार्ड हो गया या कैंट हो गया, ये जो है और भी 2-3 कंपनीज जो आती हैं बड़ी-बड़ी, तो आप ये देखिए उसमें, और एक ये है कि आपने देखा होगा जगह-जगह लोग 4-5 हज़ार रुपए लेकर भी आरओ लगा देते हैं। तो आरओ का जो मेन जो होता है ना फंक्शन, वो ये होता है कि उसमें से ऑस्मोसिस के थ्रू वो वाले सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको रिमूव करना पानी में से। लेकिन हम जो सस्ते आरओ देखते हैं, उस सस्ते आरओ में क्या होता है कि वो सारे के सारे जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, वो सारे सॉल्वेंट्स को रिमूव कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस, वही मशीन लगी रहती है आरओ के अंदर, वो उसको सॉल्वेंट्स को रिमूव कर देती है उसमें से। अब क्या होता है कि एक तो टीडीएस जो होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट, एक तो टीडीएस हम लैब में जाकर चेक करें, और एक टीडीएस के लिए आजकल आपने देखा होगा एक छोटा सा थर्मोमीटर जैसी डिवाइस आती है, तो उसको आपने पानी में डुबोया और पानी में डुबोकर आप देखते हैं डिजिटली उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपके पानी में सॉल्वेंट्स कितने मिले हुए हैं। ठीक है? तो ये वो वाला अंतर हो गया कि हम हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि अगर बेस को मुझे चेक करना है तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, और अगर एसिड को चेक करना है तो H प्लस आयंस। तो हम H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन देख सकते हैं लेबोरेटरी में जाकर, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए ये पीएच स्केल डिफाइन करा गया है। समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पीएच स्केल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो H प्लस आयन या OH माइनस आयन को सेपरेट करके और फिर देखेगा। वो जो भी है कि भाई कुछ कलर्स हैं, वो कलर्स का इंडिकेशन हमको मिल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि भाई वो ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या कम है। ठीक? फिर धीरे-धीरे एडवांसमेंट होता गया, तो एडवांसमेंट होता गया तो फिर वो जो कलर वाला इंडिकेटर था उसको भी खत्म कर दिया, और फिर सीधे-सीधे ये हो गया कि भाई हम तो नंबर बता देंगे कि जिस नंबर पर आपकी लाइट ब्राइट हो जाएगी, वो वाला नंबर आ रहा है। मान लीजिए 8 या 9 नंबर पर आपकी जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, उसमें 8 या 9 नंबर वाली जो लाइट है वो ब्राइट हो गई। तो अगर वो वाली लाइट ब्राइट हो गई, तो हम ये कहेंगे कि हाँ 9 है इसका पीएच, पीएच 9 है, इसका मतलब दिस इज़ अ बेस। ये होता है। तो ये सर तो फिर से बताना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक स्केल होता है ना, स्केल जो मतलब लाइन खींचने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, रूलर जो होता है, तो आप ये देखिए कि उसी तरीके से पीएच स्केल भी होता है, और पीएच स्केल में हम क्या करते हैं कि उसको हम डुबा देते हैं किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। डुबाने के बाद फिर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, और निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन-सा, जैसे नंबर होते हैं ना, इस तरीके से, मान लीजिए जैसे कि ये स्केल है, और इस स्केल पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस स्केल पर इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने इसको किसी एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करा, और उस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जब आपने बाहर निकाला, तो आपने देखा कि ये जो 4 नंबर वाली लाइट है ना, मतलब 4 नंबर वाली जो एरिया है, ये वाला एरिया थोड़ा-सा ब्राइट हो गया, बाकी पूरे पीएच स्केल के कंपैरिज़न में। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा तो इसका पीएच जो है वो 4 है। पीएच 4 है तो ये फिर एक एसिड है। तो ये तरीका होता है एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को सर देखने का मतलब विद सर द जितना हेल्प ऑफ, पीएच कम होगा उतना ही वो एसिडिक होगा। हाँ, जितना उसका पीएच 7 से जितना जितना ज़्यादा कम होगा ना 0 की तरफ, उतना मैं जब बोलूँगा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होगा 14 की तरफ, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होगा वो सॉल्यूशन। ठीक? इस तरीके से होता है। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन है। एग्ज़ाम में आपसे इतना तो नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में तो आपको डायरेक्ट पीएच वैल्यू दे रखी होगी। तो मैं अभी ये देखकर और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। तो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ इसके। देखिएगा, जैसे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसका पीएच वैल्यू अगर एग्ज़ैक्टली 7 है, तो हम उसको बोलेंगे कि न्यूट्रल है।
ना एसिडिक है ना बेसिक है। फिर मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच जो है वो 7 से कम है, तो मैं उसको बोलूँगा कि वो एसिडिक है। फिर हमने कहा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है, तो फिर वो बेसिक हो गया। उसके बाद अ दिवस पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हार्मफुल। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हार्मफुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, या कपड़े वगैरह पर लग जाएँ तो वो उसको भी खराब कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन जितना ज़्यादा हार्मफुल हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स तो मेटल तक को खराब कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हार्मफुल एसिड्स होते हैं, उतना ज़्यादा हार्मफुल बेसिस नहीं होते। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करें, तो हमारी बॉडी के लिए एसिड जो है, एसिड भी खतरनाक है और बेसिस भी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लगेगा हाथ पर, तो वहाँ पर स्किन जल जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, तो भी स्किन जल जाएगी। लेकिन अगर मैं कोरोसिव प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो कोरोसिव प्रॉपर्टी जो है, वो एसिड्स की ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि वो मेटल तक को गला देता है एसिड, जबकि बेसिस इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। समझ रहे हैं ना? हमने एसिड्स की तो 8 प्रॉपर्टीज़ करी थी, जिसमें जो 8th प्रॉपर्टी थी, वो यही थी कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। और जो बेसिस हैं, बेसिस की हमने केवल 7 प्रॉपर्टीज़ करी थी। तो जो 8वीं प्रॉपर्टी थी कोरोजन वाली, वो वाली प्रॉपर्टी बेसिस में थी ही नहीं। समझ गए? चलें आगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है? चलिए जी। अ, उसके बाद एक छोटा-सा टॉपिक है, उसमें मतलब थ्योरी तो ज़्यादा नहीं है, पर एक जो है कलर कोडिंग है। वो कलर कोडिंग आप याद रख लेना, कभी-कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, 1-2 बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो इसमें देखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है ये देखते हैं। इसमें नोट करिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes. Mixture of many different many different indicators। सर इसका कुछ नाम भी होता है या इसको बस यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल ही? इंडिकेटर ही बोलते हैं बेटा। पहले यूज होता था, लेकिन जब से पीएच स्केल आया तो ये यूज होना ना बंद हो गया। पहले यूज होता था बहुत ज्यादा, लेकिन पीएच स्केल जब से आया तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आपको एक चीज बताऊंगा मैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। और is a mixture of many different indicators or dyes which gives different colors which which gives different colors at different pH values at different pH values of the entire pH scale of the entire pH scale of the entire pH scale। अब
आपको ये देखना है, यहाँ पर मैं कहूँगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि कलर से रिलेशन है इसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीएच, इधर लिखेंगे पीएच और इस तरफ लिखेंगे बेटा कलर। सर कलर से रिलेटेड क्यों? बता रहा हूँ अभी, पहले नोट कर लो, अभी सारी चीज बताऊंगा। आप यहाँ पर जो पीएच है, पीएच के नीचे आप नंबरिंग कर लीजिए 0 से लेकर 14 तक। 0 यहाँ लिखिएगा डार्क रेड, 1 1 पर लिखना रेड, 2 पर भी रेड, 3 पर लिखेंगे ऑरेंज रेड, 4 इस पर लिखेंगे, 4 पर लिखेंगे ऑरेंज, 4 पर ऑरेंज, 5 पर ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, 6 पर ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, 7 पर ग्रीन, 8 पर ग्रीनिश ब्लू, 9 पर ब्लू, 10 पर नेवी ब्लू, 10 पर नेवी ब्लू, 11 पर पर्पल, 12 पर डार्क पर्पल, 12 पर डार्क पर्पल, 13 पर वॉयलेट, और 14 पर वॉयलेट। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग्स हैं। इसमें आप ये देख लीजिए कि जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने उस सॉल्यूशन को किसी भी एसिड में या किसी भी सॉल्यूशन में मैंने उसको मान लीजिए मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर अगर सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाता है तो मैं ये कहूंगा कि उसका पीएच जो है वो 11 है। ठीक है, अगर मान लीजिए वॉयलेट हो जाता है तो मैं ये कहूंगा उसका पीएच जो है वो 13 है। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें डालने के बाद में अगर कलर उसका ग्रीनिश येलो हो जाता है तो मैं ये कहूंगा कि उसका जो पीएच है वो 6 है। अब इसमें क्या होता था, इसमें ये सर 14 तक ही है? क्या कह रहे हो? सर ये 14 तक ही है बस? हाँ 14 तक ही है, 0 से लेकर 14 तक। यहीं तक तो पता चलता है ना कि पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक ही होती है। समझ गए? तो इसमें क्या है कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये सीक्वेंस याद कर लेना। नंबरिंग तो यही रहेगी 0 से लेकर 14 तक। उसके बाद आप ये देखिए कि डार्क रेड है, फिर 2 बार रेड है, मतलब 0 पर डार्क रेड, फिर रेड रेड, फिर ऑरेंज रेड, फिर ऑरेंज येलो, फिर ग्रीनिश येलो, फिर ग्रीन, फिर ग्रीनिश ब्लू, फिर ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर पर्पल, पर्पल के बाद डार्क पर्पल, फिर वॉयलेट वॉयलेट। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। इस सीक्वेंस के हिसाब से कई बार यूनिवर्सल इंडिकेटर पर क्वेश्चन आ जाता है कि अ सॉल्यूशन इज गिवन ऑन एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू इट, इट गिव्स अ ग्रीनिश ब्लू कलर, what could be the pH of this solution and what is its nature। तो अगर मान लीजिए ग्रीनिश ब्लू है तो आप बोलेंगे कि उसकी pH वैल्यू 8 है, its pH वैल्यू, फिर आप लिखेंगे its pH वैल्यू is more than 7, therefore it is basic in nature। बताइए जी, क्लियर है सभी को? इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो पर अगर वॉलेट आ गया तो हम 13 लिखेंगे या 14? वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप ये लिख सकते हो कि अगर वॉयलेट कलर आ गया तो आप ये कहेंगे कि इट्स पीएच कैन बी 13 और 14। 13 और 14 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। वॉयलेट मतलब 13 भी कह सकते हैं, इट कुड बी 13 और 14। ऐसे ही रेड पर आप कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू कुड बी
1 और 2, और एक होता है डार्क रेड कलर। तो डार्क रेड कई बार आपने नोटिस करा होगा, डार्क रेड इतना ज़्यादा डार्क होता है कि वो कभी-कभी ब्लैक जैसा लगने लगता है, ठीक है? तो वो डार्क रेड कलर जो है, वो ये है 0, कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एसिड है। क्लियर है सभी को? सर अब जैसे ब्लड है तो ब्लड बेस था 7 था आई गेस उसका पीएच नंबर, तो वो तो रेड कलर है। नहीं, नहीं बेटा, ये तो बात ये है ना कि वो तो ब्लड का तो कलर ही वो है। हमने ये कहा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन ऐसा है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा-सा ब्लड ले लिया। ब्लड लेने के बाद में आपने उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला। आपने उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, तो जब अच्छा सर। यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद उसका जो कलर होगा, उस कलर की बात करी जा रही है। जी सर, ओके। ठीक है ओके। ना? जैसे H2SO4 होता है, तो H2SO4 भी पानी की तरह दिखता है ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर मैं उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्स करूँगा, तो रेड कलर का हो जाएगा वो। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को देखिएगा क्या हो सकता है। मतलब पीएच पर जो क्वेश्चन्स आते हैं, ये क्वेश्चन लिखूँगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अंश समझ में आ रहा है? अंश, आवाज़ आ रही है मेरी, समझ में आ रहा है? सर एक बार सर 1 सेकंड रुक जाइए सर, नेट स्लो हो रहा है मेरा। अच्छा, और खुशी, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? यस सर आपकी सर। स्क्रीन ऑफ है? है बेटा? सर आपकी स्क्रीन ऑफ है क्या? नहीं, नहीं, स्क्रीन ऑन है, सामने आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ भी है, वो भी दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? एक बार ना रिकनेक्ट करके देखो, एक बार रिकनेक्ट करके देखो, आ जाएगा। ओके सर। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा। यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। यू हैव सर ये भी सर जो आपने ये बनाई ना सर, ये पीएच हाँ, वैल्यू और कलर, सर ये भी सर हाँ, विबग्योर विबग्योर है नीचे से ऊपर तक। हाँ, अगर देखा जाए तो वही है। कुछ सर मतलब कुछ कुछ कुछ-कुछ वैसा ही है, कुछ-कुछ अलग है, मतलब इसमें इंडिगो नहीं है, लेकिन इंडिगो भी जो है, वो भी आपका ब्लू का ही शेड होता है एक। चलिए जी। आप नोट करेंगे, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, फुल स्टॉप। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। द पीएच ऑफ solution A is 6. You have two solutions A and B, full stop. The pH of solution A is 6 and pH of solution B and pH of solution B, pH of solution B is 8. Full stop. उसके बाद ये आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं। ए पार्ट है विच सॉल्यूशन, और पहले नोट कर लेना, कोई भी बच्चा ना चिल्लाए ना अभी सुनते ही। विच सॉल्यूशन हैज मोर which solution has more hydrogen ion concentration, A part। बी पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं कि which of the solutions is acidic, which of the solutions is acidic and which is basic। कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ये बताना है। तो ए पार्ट का आंसर मेरे को बताइए रुद्रांश। ए पार्ट का आंसर बताओ रुद्रांश, आवाज आ रही है? आस्था बताओ। सर वो 6 होगा क्योंकि 6 ज्यादा एसिडिक है तो उसमें H+ आयन ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 8।
बिल्कुल ठीक है। I mean that solution B. बिल्कुल सही। हमने कहा था पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 और सॉल्यूशन बी का पीएच जो है वो 8 है। तो उसका जो पीएच है वो 7 से कम है, यानी कि वो एसिडिक है। वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा ही होगा। तो हम ये कहेंगे। हाँ जी बताइए। फिर से बताइए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने बोला ए पार्ट में विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो सीधा सीधा एसिडिटी से रिलेटेड है। तो जिसका भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक। तो मैंने ये कहा कि 6 है, तो 6 का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर मान लो मेरे को दे रखा होता 4, तो 4 का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 6 से भी ज्यादा होता। मतलब वैल्यू 0 से लेकर 14 तक जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक, यानी कि उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू कम होगी। और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। समझ गए? जिसकी Yes. जिसकी भी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, और जिसकी भी पीएच वैल्यू कम होगी उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब उल्टा होता है, वैल्यू कम तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, वैल्यू ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम। ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ए पार्ट में, सिंस solution is pH value is less than that of solution B, therefore A has more hydrogen ion, मतलब H plus ion concentration, H plus ion concentration। ठीक है। B part, which of the solutions is acidic and which is basic। तो हम ये कहेंगे since हम लिखेंगे यहाँ पर since pH of A is less than 7, ये हो गया एसिडिक, एंड pH of B is greater than 7, तो बेटा ये हो गया बेसिक। मुझे लगता है क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, वो भी देखिएगा। 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन जो मैं आप नोट कर रहा हूँ। लिखिएगा 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E क्वेश्चन नंबर 2, फाइव सॉल्यूशंस A, B, C, D, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator when tested with universal five solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH of showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9 respectively।
4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Full stop. A part, which solution is? A part है which solution is इसमें फर्स्ट है न्यूट्रल, सेमीकोलन। सेकंड ये पूछ रहे हैं अल्कलाइन, सेकंड में बेटा ये लिख लेना स्ट्रांगली अल्कलाइन, STRONGLY, स्ट्रांगली अल्कलाइन। फर्स्ट है न्यूट्रल, सेकंड है स्ट्रांगली अल्कलाइन। दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. स्ट्रांगली अल्कलाइन। थर्ड है स्ट्रांगली एसिडिक, फोर्थ पार्ट है वीकली एसिडिक, और फिफ्थ पार्ट है वीकली एल्कलाइन। ये हो गया। और बी पार्ट में देखिए, ये तो ए पार्ट है, ए पार्ट के 1 2 3 4 5 ए पार्ट के 5 अलग अलग पार्ट्स हैं। फिर बी पार्ट में देखिए क्या पूछ रहे हैं ये, बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं अरेंज द पीएच इन द increasing order of hydrogen ion concentration, increasing order of hydrogen ion concentration। ये चीज है। अब आप इसमें देखिएगा कि सबसे पहले वो पूछ रहे हैं which solution is neutral। तो अब ये देखिए कि सबसे पहले ना सबके आप यहाँ पर pH वैल्यूज लिख लीजिए। यहाँ आप लिखना सॉल्यूशन, और बेटा यहाँ लिख लेना उसकी pH वैल्यू। सॉल्यूशन है A, B, C, D और E, ये 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं। A का pH वैल्यू कितना गिवन है? 4, ये दे रखा है ना। A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH of 4, 1, 11 and 11, 7 and 9 respectively। तो 4, B का हो गया 1, C का हो गया 11, D का हो गया 7 और E का हो गया 9। 4, 1, 11, 7 and 9 रिस्पेक्टिवली, ये अलग अलग हो गए इनके pH वैल्यूज। उसके बाद देखिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट इन्होंने पूछा क्या है मेरे से कि भाई आप ये बताइए, इसमें सबसे पहले पूछा है कि न्यूट्रल बताइए। तो न्यूट्रल कौन सा होगा? Solution D. Oh, sorry. हाँ, solution D है। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो सॉल्यूशन डी होगा। क्यों? क्योंकि उसका पीएच वैल्यू Yes, 7 है ना। तो फर्स्ट तो हो गया डी, न्यूट्रल तो हो गया डी।
उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड वो पूछ रहे हैं कि स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा है। स्ट्रांगली अल्कलाइन का मतलब क्या है, देखो 7 से ऊपर जो होती है ना वैल्यू, 7 से ऊपर जो वैल्यू होती है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, ठीक है। तो 7 से जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, 14 के जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो होगी 11 बिल्कुल बिल्कुल, वो हो गया 11, 11 यानी कि सी। सी हो गया स्ट्रांगली अल्कलाइन। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट ये पूछ रहे हैं, थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं कि स्ट्रांगली एसिडिक, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। तो 1 सबसे सबसे B. वन यानी कि बी। फिर वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक का मतलब जो 7 के जितना नजदीक होगा लेकिन होगा 7 से कम, 7 के सर नजदीक 4. लेकिन होगा 7 से कम। 4 तो सोल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है वीकली अल्कलाइन, मतलब वीकली अल्कलाइन मतलब 7 के नजदीक होगा लेकिन होगा 7 से ज्यादा। समझ गए हो मेरी बात? 9. नहीं Solution बताइए जी, E. क्लियर है? ई हो गया ये। सक्षम समझ में आ रहा है? Yes, sir. श्रीजा Yes, sir. क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड बी पार्ट है, अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे लिखना है कि जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयंस होंगे, सबसे पहले वो लिखना है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन, फिर उसके बाद लास्ट में मेरे को लिखना है जिसमें सबसे सबसे ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? जो सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो मेरे को क्या करना है, और हाइड्रोजन आयन सबसे कम किसमें होते हैं? जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन उतना कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे हाइड्रोजन आयन लगाने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि नंबर्स लगा दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना। तो ये जो पीएच वैल्यूज हैं इनको लगा दो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिएगा सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 11। फिर वैल्यू क्या है, 7। नहीं सॉरी, 11 के बाद है, 11 से जस्ट छोटी वैल्यू है 9। तो 9 हो गया, 9 के बाद 7, 11, 9, 7, फिर 4, फिर 1। ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का? 11 वाला क्या है, सी। सी सी के बाद 9 वाला क्या है, ई। ई के बाद 7 वाला क्या है, डी। फिर 4 वाला क्या है, ए। और फिर 1 वाला क्या है, बी। सी ई डी ए बी। मतलब बी जो है, बी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब क्या है कि बी का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा होगा। जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होता है। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अरेंज करने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको जो पीएच वैल्यूज है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। बताइए बेटा, क्लियर है? दिवस क्लियर है? यस सर। भूमि, Yes, sir. भूमि क्लियर है? भूमि, कृष्णांशी, लक्ष्य, दोनों लक्ष्य है, पार्थ, Yes. रोहन, क्लियर है ना? Yes, Yes. sir. चलिए जी, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो जो रोज की जो हमारी जिंदगी है उसमें पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? ये ना थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, इसमें मैं नोट नहीं करवाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा और जो इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक, वो मैं आपको भेज दूंगा। उसकी फोटो खींच कर मैं आपको भेज दूंगा नोट्स की।
तो वो आप अपने नोट्स में आगे कंटिन्यू कर लेना। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा। तो पहला है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट है पीएच इन अवर पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिखाई दे रहा है सभी को? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें देखिएगा पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूँ। अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ पीएच अबाउट 1.4. This dilute hydrochloric acid helps in digesting our food without harming the stomach. The excess of acid in the stomach causes indigestion. In order to cure indigestion, we can take bases like antacids. Being basic in nature, antacids react with excess acid in the stomach and neutralize it. Example of acids is magnesium hydroxide, milk of magnesia, sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate, baking soda. ठीक है, तो ये टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैं इसको लिखवाने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना। क्लास के बाद मैं आपको नोट्स भेजूंगा, 2 पेजेस भेजूंगा, तो वो 2 पेज आप नोट कर लेना अपने इन्हीं नोट्स में आगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि जो हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में बाय डिफॉल्ट जो एसिड होता है मौजूद, वो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? जितना भी जो भी हम खाना खाते हैं ना, उस फूड को डाइजेस्ट करने का, उस फूड को वो बर्न करता है, उस फूड को बर्न करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, वो उसको फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। अब जो एक्सेस एसिड हो जाता है, कई बार ओवर ईटिंग की वजह से एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड होता है जैसे कि एंटासिड का मतलब एंटी एसिड, विच इज एंटी ऑफ एसिड। तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम घरों में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हमारा पीएच जो है वो 1.4 स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1.4 से हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं होता, हमारे पेट में जलन नहीं होती, दर्द नहीं होता। लेकिन अगर 1.4 से कम हो जाता है ना पीएच, तो प्रॉब्लम होने लगती है बॉडी में। ठीक, तब एसिडिटी की शिकायत होती है। तो उस केस में फिर हम बेसिस लेते हैं। बताइए सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आप अच्छे से याद कर लेना। इन पॉइंट्स को, पॉइंट्स याद करके और उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन वो आप याद रख लेना, उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन्ड है इस बार के रिवाइज सिलेबस में, पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। तो ये मेंशन कर रखा है सिलेबस में, नहीं तो सिर्फ पीएच टॉपिक लिखा रहता था लास्ट ईयर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सेकंड देखिएगा, सेकंड पॉइंट है pH change as the cause of tooth decay. pH change as the cause of tooth decay. और बचपन से, जब से हम छोटे हैं तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ज्यादा टॉफी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, वो दांत खराब हो जाते हैं, वो क्या है चीज, और पीएच का उससे क्या लेना देना है। तो वो देखिएगा क्या होता है। जनरली आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है, आप उनके ज्यादा नजदीक जाकर बात नहीं कर सकते। तो वो लोग ज्यादातर ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग वही होते हैं जो या तो ब्रश नहीं करते, और अगर ब्रश करते भी हैं उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि भाई, अगर हमने मान लीजिए किसी को बोला कि भाई आपके मुंह से स्मेल आती है, तो वो कहते हैं कि हमने बोला कि क्या तुम ब्रश नहीं करते हो, तो वो कहते हैं कि ब्रश तो करता हूँ, पता नहीं क्यों स्मेल क्यों आ रही है। तो वो ये चीज है कि अगर उनके स्टमक में बहुत ज्यादा, अगर उनके स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1.4 से कम हो रही है, तो वो जो एसिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टमक को हार्म नहीं करती। उस एसिडिटी की वजह से जो हमारा माउथ है, हमारे मुंह के अंदर भी जो है वो कुछ एसिड होता है, क्योंकि जो डाइजेशन है वो डाइजेशन खाने को टंग पर रखते ही स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो हमारी टंग होती है, टंग
में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा की भी कुछ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है। वो पीएच वैल्यू अगर कम हो जाए, यानी कि हमारा माउथ भी एसिडिक हो जाएगा, और जब हमारा माउथ भी एसिडिक हो जाएगा तो उस एसिड की वजह से हमारे जो गम्स हैं, उन गम्स में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और इनफैक्ट हमारे जो दांत हैं, वो दांत उतने मजबूत नहीं रहेंगे और मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ ये, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ। देखिएगा, when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids such as lactic acid. Thus, acid is formed in the mouth after a sugary food has been eaten. Tooth decay starts when the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5. ठीक है? The best way to prevent tooth decay is to clean the mouth thoroughly after eating food by rinsing it with lots of clean water. ठीक है? अब आप ये देखिएगा कि आपको 2 वैल्यूज याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बोला था कि हमारे स्टमक में जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है वो 1.4, और जो सलाइवा होता है, जो हमारे माउथ के अंदर होता है, मुंह में जो हमारे सलाइवा होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 5.5। तो जो स्टमक एसिडिटी है, वो भी उसका एक रीजन है कि स्टमक एसिडिटी की वजह से भी ना, जो हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ की एसिडिटी 5.5 से कम हो जाती है। तो जब एसिडिटी, बेसिकली पीएच को बोल रहा हूँ मैं, पीएच 5.5 से कम हो जाता है, पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा जो माउथ है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 5.5 होनी चाहिए उसके पीएच की, उससे कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो माउथ के अंदर जो भी चीजें हैं, गम्स हैं, दांत हैं, वो उनको खराब करना शुरू कर देगा, और जब उनको खराब करना शुरू कर देगा तो फिर वो दांत डिके हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे या मतलब कमजोर हो जाएंगे। तो इसी को हम ये बोलते हैं कि पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कि अगर पीएच 5.5 से कम होता है तो उससे भी टूथ डिके हो जाता है। और जब भी आप देखेंगे, कोई भी जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो आप टूथपेस्ट में जरूर देखिएगा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स में जरूर कोई ना कोई बेस पड़ा होता है। उस बेस को कर वो बेस ही होता है कि जब हम उसको अपना पूरा ब्रश करते हैं, बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं मुंह को, तो हमें फ्रेशनेस क्यों फील होने लगती है, क्योंकि हम कुछ भी खाना खाते हैं तो एसिड जो है वो एसिड जनरेट होता ही होता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एसिड जनरेट होता ही होता है। तो उसको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एसिड कंटेंट है वो 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमेशा आपसे ये कहा जाता है कि रात में, क्योंकि आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक लंबा गैप होता है जिसमें आप सोते हैं, तो रात में ये कहा जाता है कि आप ब्रश करके सोएं, ताकि पहले से ही आपने क्या करा, आपने एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो बेसिक सॉल्यूशन से आपने पूरा माउथ अपना क्लीन करा, खूब अच्छे से आपने रिंसिंग वगैरह करके पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया। तो रात भर में अगर स्टमक से कुछ एसिड वो आपके माउथ तक भी पहुंचता है, तो उसकी वैल्यू 5.5 से कम नहीं हो पाएगी, मतलब आपके दांत सर मुंह में तो उस टाइम पे फूड होता ही नहीं है ना। मुंह में फूड नहीं होता, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो स्टमक का एसिड होता है ना, स्टमक का एसिड भी मुंह तक आ जाता है, मतलब वो जो है वो रिलेटेड है, जो हमारा स्टमक का एसिड है और जो मुंह का एसिड है वो रिलेटेड है, और दोनों में एसिड होता है HCl। एक जो है, एक की वैल्यू 5.5 है, तो मुंह वाला जो है 5.5, आप कहोगे कि अच्छा मुंह में एसिड है, तो मुंह का एसिड मतलब हमारे सलाइवा से किसी चीज को मतलब नुकसान हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5.5 वेरी क्लोज टू 7, बहुत ज्यादा नजदीक है ये 7 के, है ना। तो अब क्या कहा जाता है कि जो स्टमक वाला है वो 1.4 है, तो ये कहते हैं कि अगर हमने कुछ खा रखा है ना, कुछ मीठा वगैरह अगर हमने खाया है, तो वो थोड़ा बहुत हमारे दांतों पर या इधर-उधर लगा रह जाता है, तो एसिड का काम होता है कि वो जो भी ये शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं या कुछ भी खाने की चीज होती है, तो वो उसको ब्रेक करने की लगातार कोशिश करता है। तो अगर वो कुछ शुगरी सब्सटेंस हमारे दांतों पर लगा हुआ है, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट दांतों पर चिपक जाती है, तो वो अगर लगा हुआ है तो एसिड उसको लगातार तोड़ने की, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और जब कोशिश करेगा तो इसका मतलब एसिड जनरेट होगा, जब एसिड जनरेट होगा तो क्या होगा, वो एसिड इतना ज्यादा जनरेट भी होने लगता है कि वो आपने फ्रीक्वेंटली आदत बना ली कि आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने लगे हो, तो उस चॉकलेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो बार बार एसिड उस चॉकलेट पर टकराएगा, वो एसिड आपके दांतों पर भी तो टकराएगा ना, और उस एसिड का पीएच अगर 5.5 से कम हो गया तो इट इज हार्मफुल फॉर योर टीथ। समझ में आ गया? सभी को क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है दो तो पॉइंट ये हुए। उसके बाद है बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, ये थर्ड पॉइंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अब हमने ये कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स सेंसिटिव क्यों हैं, देखिएगा इसमें पहला पॉइंट है सॉइल एंड पीएच ग्रोथ। मैं इस तरफ करूंगा इसको। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। थर्ड में दो पॉइंट्स हैं, पहला है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो हमारी एवरीडे लाइफ में सॉइल का पीएच जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट ग्रोथ में। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली or do not grow at all. If the soil is too acidic, then it is treated with materials like quicklime or slaked lime or chalk to make it neutral. मतलब क्या होता है कि जो सॉइल पीएच होता है ना, सॉइल का पीएच हमेशा 7 के नजदीक होना चाहिए। और जितने भी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं कि वो सॉइल के पीएच को मेंटेन करके रखे। सॉइल का पीएच जो है वो ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो बहुत आराम से प्लांट्स की ग्रोथ होगी। तो एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इसमें है pH plays an important role in the survival of animals, including human beings. Our body works well within a narrow pH range of 7 to 7.8. If due to some reason this pH range gets disturbed in the body of a person, then many ailments can occur. Similarly, we can discuss a case of acid rain. When pH of rainwater is about 5.6, it is called acid rain. Too much acid rain can lower the pH of lake water or river water to such an extent that survival of aquatic animals become difficult. हम ये बोलते हैं कि अगर हम अपने बॉडी के पीएच की बात करें ना, पूरी बॉडी का पीएच मतलब उसमें हमारी स्किन शामिल है, तो ये कहते हैं कि उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन में एसिड रेन क्या होता है कि एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होती है जनरली 5.5 5.6 के करीब हो जाती है। तो उस एसिड रेन में हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम तो एक बार को हो सकता है कि हमें शायद प्रॉब्लम ना हो उस एसिड रेन की वजह से। थोड़ा बहुत हमको हमको इचिंग वगैरह हो सकती है या कोई स्किन एलिमेंट हो सकता है जो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जब एसिड रेन जाकर किसी लेक में या किसी रिवर में गिरती है और वो उस पानी को एसिडिक बना देती है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझ गए जी? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद है आपका ये हनी बी वाला एग्जांपल है कि when a honeybee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin which causes immense pain and irritation. In this case, rubbing a mild base like baking soda solution, मतलब ये दो तीन पॉइंट्स हैं, मुश्किल से मुश्किल दो तीन पॉइंट्स हैं जो पीएच वाले हैं। और ये थ्योरेटिकल है, मैं इसको आपको अभी भेजता हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर नोट्स भेज रहा हूँ मैं इसके।
वो आप अपने इनमें जो आपने अभी तक एसिड बेस सॉल्ट के नोट्स बनाए हैं इसमें आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? उसको कंटिन्यू करना और इसमें से कल मैं कोई भी पहले क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ गए? सभी बच्चों को क्लियर है? ओके यस सर। ठीक है, तो मैं अभी आपको 5 मिनट में भेज रहा हूँ। ये 2 पेजेस होंगे लगभग 2 2 to 2.5 इतने पेजेस हैं। तो सर उसमें सर ये पार्ट लिखा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये लिखा हुआ है हेडिंग, इस हेडिंग के नीचे 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 3 के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट आपका वो है कि हनी बी के काटने पर कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है और फिर हमको कौन सा बेस लगाना चाहिए। हनी बी वाला है और एंट स्टिंग वाला है, ठीक है? तो वो मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, वो आप अपने नोट्स में आगे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि थ्योरेटिकल है वो पूरा मैं लिखवाऊंगा या डिक्टेट करूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करिएगा। कल जब करेंगे क्लास कंटिन्यू तो उससे पहले 5 से 10 मिनट का मैं ये रखूंगा कि पहले मैं आपसे पूछूंगा और शुरुआत में पूछूं या बीच में पूछूं या लास्ट में पूछूं ये जरूरी नहीं है, बीच में कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो कोई भी बच्चा लेट ज्वाइन करने की कोशिश ना करे कि कल तो मैं ओरली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये आपको अभी भेज रहा हूँ। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। नमस्ते सर। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर आप अभी नोट सेंड करोगे तो आप बेसिस की प्रॉपर्टी से कर दोगे? मेरे बीच में ना कुछ मिस हो गए थे, मैं मेरे अभी भेज एग्जाम्स देता चल हूँ, रहे मैं अभी थे। भेज देता हूँ, ओके, थैंक यू ठीक है? सर। चलिए जी, ओके। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते।